A warm welcome to all of you in ITLS Academy। आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिक्विड मिल्क और लिक्विड मिल्क से रिलेटेड होने वाले ऑल्ट्रेशन के बारे में आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारी डेयरी प्रोडक्ट एंड टेक्निक एनालिसिस का 4th पार्ट है, जिसमें हमने ये हमारी डेयरी प्रोडक्ट एंड टेक्निक एनालिसिस सीरीज का 4th पार्ट है, जिसमें हमने जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम लिक्विड मिल्क को प्रिपेयर करते हैं और लिक्विड मिल्क में कौन कौन से ऑल्ट्रेशन हैं। तो वो अपनी सीरीज में ऑल्ट्रेशन को पता करते ही आज हम कुछ नए ऑल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यू ऑल्ट्रेशन होते हैं जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे मिल्क के सैंपल में अगर यूरिया का एडिशन ऑल्ट्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो अगर हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि यूरिया का जो ऑल्ट्रेशन है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि जो हमारा मिल्क है उसमें एडिशनल यूरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा जो यूरिया का रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है तो हम उसमें नेक्स्ट एस्टिमेट करते हैं उसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं कि वो जो यूरिया है उसका कितना अमाउंट हमारे मिल्क में प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। Urea is a natural constituent of milk and present to extent the 70 mg per ml। देखिए, ये जो हमारा यूरिया है, यूरिया क्या है? यूरिया एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूट है, ये नेचुरली मेड मिल्क में प्रेजेंट होता है और लेकिन जो इसकी अमाउंट होती है वो होती है 7000 ppm या फिर 770 ग्राम पर 100 ml। मतलब जो हमारा 100 ग्राम का सैंपल है, देखिए अगर हमारा 100 ग्राम का ये हमारा बीकर है, इस बीकर में अगर हम 100 ग्राम इस बीकर में हम 100 ml मिल्क ले लें तो उस 100 ml मिल्क में हमारा 70 mg क्या होगा? यूरिया होगा। तो अगर 70 mg हमारा यूरिया है तो ये हमारा प्योर मिल्क है। लेकिन अगर इसकी यूरिया की कंसेंट्रेशन 70 से इंक्रीज कर जाती है तो ये जो हमारा तब हम कहेंगे कि हमारे जो मिल्क है उसमें यूरिया का ऑल्ट्रेशन है। देखिए, द टेस्ट बेस्ड ऑन अ पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजोएट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेशन द यूरिया आफ्टर द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क यूजिंग द टेस्ट बेस्ड ऑन अ पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द यूरिया इन अ milk after the precipitation of milk protein using the trichloroacetic acid। देखिए, जब यूरिया का एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, कैसे पता कर रहे थे कि हमारा जो सैंपल है उसमें यूरिया प्रेजेंट है कि नहीं। तो यूरिया का एस्टिमेशन हम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजोएट की हेल्प से। अगर हम इसको अपने मिल्क में ऐड कर रहे थे और एक लो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे थे तो जो हमारा यूरिया हमें येलोइश कलर दे रहा था। अगर वो हमें डार्क येलोइश कलर दे रहा है तो हमारे मिल्क में यूरिया की ऑल्ट्रेशन प्रेजेंट है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम देखते हैं हमें कौन कौन से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन की। इसमें क्या करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं 1.6 ग्राम DMAV। DMAV क्या है? डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड इन 100 ml इथाइल अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड HCl। इसे जो हमारा DMAV है 1.6 ग्राम वे करते हैं और उसे
ऐड कर देते हैं 100 ml इथाइल अल्कोहल और 100 ml कंसंट्रेटेड HCl। द रिएजेंट इज स्टेबल फॉर 1 month। इसके लिए स्टेबल करने के लिए छोड़ देते हैं। प्रिपेयर न्यू स्टैंडर्ड कर्व फॉर ईच न्यू बैच ऑफ रिएक्शन। जितनी भी अगर हम बैच लगाएंगे उन सारे ही बैच के लिए हम एक नया रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे। किसका? DMAV का। नेक्स्ट हमें यूज रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फेट बफर की। फॉस्फेट बफर क्या है? इसका जो pH होता है वो होता है 7.0, मतलब न्यूट्रल। डिसॉल्व करते हैं हम इसे 3.40 ग्राम एनहाइड्रस पोटेशियम डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट में। और इसके अलावा नेक्स्ट हम लेते हैं 4.355 ग्राम एनहाइड्रस डाई पोटेशियम मोनोहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट सेपरेटली इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये जो हमारा एनहाइड्रस पोटेशियम डाइमेथाइल ऑर्थोफॉस्फेट है और जो हमारा एनहाइड्रस डाई पोटेशियम मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट है, इन दोनों को ही दो अलग अलग बीकर में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद कंबाइन द सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट 100 लीटर विद वाटर। सबसे पहले हम इसे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिर इसे डाइल्यूट कर देते हैं 1 लीटर वाटर से। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की। ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड में हम क्या लेते हैं? 24% हम क्या लेते हैं? फ्रेश प्रिपेयर 2.4 ग्राम TCA एंड डिसॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर एंड वॉल्यूम मेड अप टू 100 ml। देखिए 24% हम क्या लेते हैं? फ्रेश प्रिपेयर करते हैं हम क्या? TCA में क्या करते हैं? 100 ml में हम 2.4 ग्राम अपना TCA सॉल्यूशन डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब अपने 100 ml में हम 2.24 ग्राम TCA अपना डिसॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा 24% ट्राइक्लोरोएसिटिक का सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है डाइल्यूटिंग रिएक्शन। इक्वल अमाउंट ऑफ 24% of TC and phosphate buffer are mixed to make the diluting reagent। 20% TCA solution और phosphate buffer को दोनों को ही मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली तरीके से। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है यूरिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। यूरिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एक स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? ये देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे दो, एक होता है हमारा स्टॉक सॉल्यूशन, एक होता है हमारा वर्किंग सॉल्यूशन। वर्किंग सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन वो होता है जिसे हम स्टोर करते हैं और फर्दर अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उससे अपना न्यू सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें हमने स्टॉक सॉल्यूशन लिया, इसमें 50 mg पर ग्राम पर ml में क्या करते हैं? हम डिसॉल्व करते हैं 5 ± 0.01 रिएजेंट क्रिएट यूरिया इन वाटर एंड डाइल्यूट टू 1 लीटर विद वाटर। हम इसमें 5 ml पर लीटर हम यूरिया लेते हैं और यूरिया लेने के बाद उसे 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं वर्किंग सॉल्यूशन। वर्किंग सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? हमें जो अपनी पाइपेट है उस पाइपेट से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे हम क्या ले लेते हैं? टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब हमारी कैसे दिखती हैं? देखिए ये है हमारी टेस्ट ट्यूब्स। ये हमने टेस्ट ट्यूब अपनी ले ली डिफरेंट। ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हमने ली है वो ली है टेस्ट ट्यूब ली है हमने 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 ml डिसॉल्व में हमने क्या किया? जैसे जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी अपनी, उन टेस्ट ट्यूबों में हमने 20 ml डिस्टिल वाटर को ऐड, जो हमारा स्टॉक सॉल्यूशन था, ये जो हमने प्रिपेयर किया था यूरिया से 1 लीटर वाटर में मिक्स करके उन्हें डाल दिया। फिर क्या किया?
स्टॉक सॉल्यूशन को इनटू अ 20 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड डाइल्यूट टू वॉल्यूम विद अ फॉस्फेट बफर। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टॉक सॉल्यूशन लिया, हमने पाइपेटिंग से हमने इन्हें अपनी टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद फिर हमने इन्हें डिफरेंट डिफरेंट बीकर में ट्रांसफर किया। पूरा बीकर में ट्रांसफर करने के बाद हमने जो बीकर का जो वॉल्यूम था वो हमने 250 ml वॉल्यूम हमने 250 ml उसको मैनेज कर लिया। यहाँ पे हम बीकर भी ले सकते हैं, फ्लास्क भी ले सकते हैं। देखिए जो हमारा फ्लास्क होता है वो इस तरीके से, वही ये हमारा होता है बीकर और ये हमारी होती है टेस्ट ट्यूब्स। तो हमने ये अपना फ्लास्क लिया, इसमें 250 ml हमने वॉल्यूम इसका मेकअप कर लिया और डाइल्यूट कर लिया इसे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट हमने लिया रेफरेंस सॉल्यूशन। रेफरेंस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम यूरिया 5 ml रेफरेंस सॉल्यूशन स्टोर एट लेस देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। रीजन इज स्टेबल फॉर 1 वीक। हमने क्या किया, अब एक रेफरेंस सॉल्यूशन लेंगे जिससे हम अपने सैंपल को जिससे आप अपने सैंपल को रेफरेंस करके एस्टिमेशन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 mg तो हमने यूरिया का सॉल्यूशन लिया। यूरिया हमने अपना 5 ml 1 mg यूरिया को 5 ml में डिसॉल्व करके रख दिया। रखने के लिए हमने कौन सा टेम्परेचर यूज किया है, लेस देन 40 डिग्री टेम्परेचर। और ये जो हमारा स्टेबल रहता है ये 1 वीक तक स्टेबल रहता है, मतलब 1 वीक तक हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से एपरेटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एपरेटर्स की अगर हम बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखिए ये है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम ओडी लेते हैं। ओडी लेने के लिए हम ओडी लेते हैं 420 नैनोमीटर रेंज में। इसके अलावा हमें वॉटमैन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, फनल की रिक्वायरमेंट होती है और टेस्ट ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कर्व। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कर्व अपना प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइपेट से 5 ml वर्किंग सॉल्यूशन इनटू अ 2 × 150 ml टेस्ट ट्यूब आर एडेड 5 ml of DMAP solution to each. Prepare the resin blank for 5 ml buffer and DMAP solution. देखिए हम क्या करेंगे, अपनी 5 एक जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, हम उन्हें जो हमारा टेस्ट ट्यूब्स है वो हमारी 20, हम उसमें क्या करेंगे, अपना जो वर्किंग सोल्यूशन है वो 5 ml ऐड कर देंगे। 20 लेंगे, 20 में हम 5 ml हम अपना वर्किंग सोल्यूशन ऐड कर देंगे। उसके अलावा फिर 5 ml हम अपना DAMP सोल्यूशन ऐड कर देंगे। लेकिन हम एक बफर भी प्रिपेयर करेंगे और उस बफर में सिर्फ और सिर्फ हम फॉस्फेट लेंगे 5 ml और 5 ml लेंगे DMAB सोल्यूशन। उसमें नेक्स्ट इसमें हम अपना वर्किंग सोल्यूशन ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं सेक ट्यूब थ्रोली। हम अपने जो सेक ट्यूब्स है उनको प्रॉपर तरीके से शेक कर लेंगे एंड लेट स्टैंड फॉर 10 मिनट्स और उन्हें 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग किस पे लेते हैं हम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रीडिंग कैसे लेंगे, सबसे पहले हम अब क्यूबिट लेंगे। देखिए जो हमारी क्यूबिट होती है वो स्टेप्स की होती है, जिसका एक पार्ट हमारा ओपेक होता है, दूसरा हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। फिर हम अपनी फिर जो टेस्ट ट्यूब, ये हम अपनी जो हमारी टेस्ट ट्यूब हमारी क्यूबिट है, उस क्यूबिट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखेंगे और अपनी ओडी लेंगे। देखिए जो हम सबसे पहले ब्लैंक सेट करते हैं। ब्लैंक सेट करने का मतलब ये है कि उसकी जो ओडी आएगी वो 0 आएगी, मतलब कोई भी उसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मतलब ब्लैंक है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एकदम ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक सेट कर लिया। ब्लैंक सेट करने के बाद जो हम अपना ब्लैंक सेट करेंगे, जो उसकी जो लाइन आएगी वो हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद फिर हम अपना एक एक करके जो हमने टेस्ट ट्यूब अपनी प्रिपेयर की थी उनका सबकी रीडिंग लेंगे। फिर हम उसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद उन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे और स्टैंडर्ड ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे।
10 ml of milk sample is mixed with a 10 ml of TCA to precipitate the protein and filtered using the Whatman 2042 filter paper. 5 ml of filtrate, then treat with 5 ml of DAMP solution reagent and develop a color. Blank is prepared for 5 ml to diluting treatment and treating with 5 ml of DAMP reagent. The optical density of yellow color is measured 420 ml. देखिए यहाँ पे हम ये सारी प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे. अब हम यहाँ से हमें प्लॉट, ये हमने जान लिया प्रोसीजर से कि कैसे हमें एक्सटिमेशन मिलेगा. अब यहाँ से हमने देखा कि कैसे, अब हम करते हैं इसका एक्सटिमेशन. एक्सटिमेशन क्या करेंगे हम एक्सटिमेशन करने के लिए 100 ml तो हमारा 10 ml मिल्क सोल्यूशन लेंगे. 10 ml मिल्क सोल्यूशन को 10 ml जो हमारा DC सोल्यूशन है उसमें ऐड कर देंगे. और जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगी प्रोटीन की. और प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन जब हो जाएगी तो हम वॉटमैन पेपर से उसे फिल्टर कर देंगे. फिर जब हम वॉटमैन पेपर से उसे फिल्टर कर देंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे 5 ml फिल्ट्रेट को में ऐड करेंगे हम 5 ml DAMP रिएजेंट. DAMP रिएजेंट जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो हमारा ब्लैंक होगा, ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूटेड ट्रीटमेंट ऑफ 5 ml ऑफ DAMP सॉल्यूशन. जो हमारा जो ब्लैंक था उसमें हमारा DAMP था और फॉस्फेट बफर था, उसमें हमारा मिल्क नहीं था. लेकिन और जितनी हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमारा वर्किंग सोल्यूशन यानी कि मिल्क ऐड था. फिर हम क्या करेंगे, जैसे स्पेक्ट्रोमोटोमीटर का हमने प्रोसीजर में देखा था कि हमने क्या किया, उसमें ओडी ली है, वैसे ही जितनी भी हमारी ओडी आएगी उसको इस ब्लैंक से कंपेयर करके अपना स्टैंडर्ड कर्व डिजाइन कर लेंगे. और स्टैंडर्ड कर्व डिजाइन करने के बाद हम उसमें यूरिया की अमाउंट को एस्टिमेशन करेंगे. देखिए हमने अपनी टेस्ट ट्यूब ली, मान ली यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 टेस्ट ट्यूब्स का. पहली वाली हम रखते हैं ब्लैंक, और ये जो हमारी 4 होती है इसमें हमारा सोल्यूशन ऐड होता है. यहाँ पे हमने अपना सोल्यूशन नहीं ऐड किया, यहाँ पे हमने फॉस्फेट भी ऐड किया है और जो हमारा DAMP सोल्यूशन था वो भी ऐड किया. लेकिन यहाँ पे हमने अपना DAMP सोल्यूशन भी ऐड किया है, फॉस्फेट भी ऐड किया है, TCA भी ऐड किया है, हमारा मिल्क सैंपल भी है. तो क्या है, यहाँ पे सब कुछ है. तो यहाँ पे रिएक्शंस होंगी. रिएक्शंस होने के बाद हम क्या करेंगे, रिएक्शन 10 मिनट तक उसे इंक्यूबेट कर देंगे. इंक्यूबेट करेंगे 10 मिनट तक. 10 मिनट इंक्यूबेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी ओडी लेंगे. ओडी हम किस पे लेंगे, ओडी हम लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैंक था ये वाला, इसमें हमने अपना सैंपल ऐड नहीं किया था, उसकी सबसे पहले ओडी लेंगे. फिर इसको रेफरेंस मान के इन चारों सैंपल्स की हम ओडी ले लेंगे. और जब इन चारों सैंपल्स की हम ओडी ले लेंगे तो फिर हम यहाँ पे हमें कुछ स्टैंडर्ड ओडीज मिल जाएंगी और उन ओडी की हेल्प से हम स्टैंडर्ड ग्राफ, इन ओडी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे इस टाइप से. तो इस टाइप से हमें जो हमारी मिल्क है, मिल्क में यूरिया की कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी. इस तरीके से हम यूरिया का एस्टिमेशन करते हैं किसमें, मिल्क में. नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ अमोनियम कंपाउंड इन मिल्क. अब हम देखेंगे कि जो हमारा मिल्क है उसमें अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है. और इसका एस्टिमेशन करने के लिए हमें 3 रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले 2% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर 2% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड 5% ऑफ फिनाइल सॉल्यूशन. इन तीनों रिएजेंट की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो मिल्क है उसमें अमोनियम की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है कि नहीं है. अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि हम कैसे इसका एस्टिमेशन करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे. सबसे पहले हम 1 ml मिल्क सॉल्यूशन ले लेंगे और उस 1 ml मिल्क सॉल्यूशन में 0.5 ml 2% क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे.
फिर 0.5 ml सोडियम हाइपोक्लोराइट ऐड कर देंगे और 5 ml में 0.5 ml फिनाइल सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। मतलब ये हमने ली एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब पे हमने 1 ml अपना मिल्क लिया, फिर हमने 0.5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, फिर हमने 5 ml अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया, फिर हमने 0.5 ml फिनाइल सॉल्यूशन लिया। इन सबको फिर हम इंक्यूबेट कर देंगे 20 सेकंड। इसके बाद हम इसको 20 सेकंड का इंक्यूबेशन देंगे। इंक्यूबेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इसे वाटर बाथ में। 30 सेकंड के लिए हम इसे वाटर बाथ में बॉयल करेंगे। अगर हमें ब्लूइश कलर टर्न हो जाता है ब्लू में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सल्फेट, अगर इसमें अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है तो जो हमारा ब्लूइश कलर है वो डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। डेवलप द पिंक कलर सो द सैंपल इज फ्री। देखिए अगर हमारे मिल्क में मिल्क का जो कलर है, मतलब अगर आप मिल्क का जो सैंपल है वो अगर हमारा ब्लू कलर का हो जाता है, तो अगर ब्लू कलर का हो जा रहा है तो ये एस्टिमेट कर रहा है कि जो हमारा मिल्क है उसमें हमारे अमोनियम की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, मतलब अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है। वहीं अगर कलर पिंक रह जाता है तो ये एस्टिमेट हम करते हैं कि हमारा जो मिल्क है उसमें अमोनियम की ऑल्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का इस तरीके से हम अमोनियम सल्फेट का ऑल्ट्रेशन पता कर लेते हैं मिल्क। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन मिल्क। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मिल्क है उसमें सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं है। सल्फेट प्रेजेंस ऑफ सल्फेट विच एड इन अ मिल्क इज राइज टू इट्स CNF लेवल ऑफ मिल्क कैन बी डिटेक्ट बाय यूजिंग द वोलियम क्लोराइड। देखिए अगर हमारा जो मिल्क है, मिल्क में सल्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो हमारा मिल्क होगा उसमें हमारी SNF का जो लेवल होगा वो इंक्रीज कर सकता है, और उस SNF के इंक्रीजिंग लेवल को डिटेक्ट करने के लिए हम वेरियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएजेंट कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड क्या है, वेरियम क्लोराइड है हमारा जिसमें हम 5% सॉल्यूशन को मीट करते हैं, 5% एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। 5% एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हम अपने 100 ml के वॉल्यूम में 0.5 ग्राम वेरियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। जब हम 100 ml में 5 ग्राम वेरियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो हमें 5% वोरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल जाता है। वहीं फिर नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हम क्या करेंगे, इसमें 24% का सैंपल बनाते हैं। इसमें 27 कैसे बनाते हैं हम, 100 ml अपना डिस्टिल वाटर हमने लिया, उस 100 ml डिस्टिल वाटर में 224 ग्राम अपना TCA सैंपल मिक्स कर दिया, तो अब ये जो हमारा सैंपल बना ये 2% हो गया TCA एसिटिक एसिड। अब देखते हैं प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं। टेक 100 ml ऑफ मिल्क इन 50 ml ऑफ स्टॉपिड टेस्ट ट्यूब। स्टॉपिड टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस स्टॉपिड टेस्ट ट्यूब में हम 100 ml मिल्क ऐड कर देते हैं, फिर इसमें 100 ml TCA सॉल्यूशन ऐड करते हैं, फिल्टर करते हैं कोगुलेशन मिल्क को थ्रू द वॉटमैन पेपर ग्रेड 42। टेक ml ऑफ क्लियर फिल्ट्रेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टॉपर टेस्ट ट्यूब लेंगे। स्टॉपर टेस्ट ट्यूब का मतलब ये है कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस पे हमारा कैप लगा, ये हमारी स्टॉपर टेस्ट ट्यूब हो गई। ये हमारी 50 ml की है, इसमें हमने 10 ml अपना मिल्क का सॉल्यूशन लिया और 10 ml हमने अपना TCA सॉल्यूशन डाल दिया। फिर इसमें क्या हुआ, मिल्क में कोगुलेशन हुई, उस मिल्क के कोगुलेशन को हमने वॉटमैन पेपर से फिल्ट्रेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा वेरियम क्लोराइड है उसकी कुछ ड्रॉपलेट ऐड करेंगे और वेट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे
विजिबल प्रेसिपिटेशन का इन टेस्ट ट्यूब, मतलब हम वेट करेंगे कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें कोई विजिबल कलर आए. फॉर्मेशन ऑफ मिल्की व्हाइट कलर प्रेसिपिटेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एडिशन ऑफ सल्फेट लाइक अमोनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा. देखिए अगर हमारा जो मिल्क है, मिल्क में मिल्की व्हाइट कलर प्रेसिपिटेशन होती है, अगर मिल्क की व्हाइटी प्रेसिपिटेशन होती है, देखिए जो हमारा मिल्क का सोल्यूशन है ये हमारा सैंपल है, ये क्या है हमारा 100 ml में हमने ले लिया, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है. उस टेस्ट ट्यूब में अगर नीचे के लिए यहाँ पे हमें व्हाइट मिल्की कलर का अगर प्रेसिपिटेशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिल्क है उसमें सोडियम की ऑल्ट्रेशन प्रेजेंट है. और ये जो सोडियम की ऑल्ट्रेशन है वो अमोनियम सल्फेट की हो सकती है, सॉरी. तो अगर हमें मिल्की कलर मिलता है तो ये बात डिफाइन हो जाएगी कि हमारा जो मिल्क है उसमें सल्फेट की ऑल्ट्रेशन प्रेजेंट है. और ये जो सल्फेट है वो अमोनियम सल्फेट के रूप में हो सकता है, सोडियम सल्फेट के रूप में हो सकता है, जिंक सल्फेट के रूप में हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में हमारे मिल्क में प्रेजेंट हो सकता है. और इस सैंपल का जो डिटेक्शन लिमिट है वो है हमारी 0.05%. तो हमने आज अपने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि अगर हमारे यूरिया में, अगर हमारे मिल्क में यूरिया प्रेजेंट है तो उसकी अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसके अलावा हमने अमोनियम की ऑल्ट्रेशन पता किया और सल्फेट का ऑल्ट्रेशन. प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.